अस्सलाम वालेकुम जनाब। फेस कंटेंट के साथ आपके साथ मुलाकात। बेसिकली इस यूनिट में, इस एरिया में हम देखना ये चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और किस तरह से काम करता है। अब बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो हम ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और इन चीज़ों से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला सारा एरिया हमें बता रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड किन ग्राउंड्स पे होता है और एग्रीमेंट्स वगैरह कब वैलिड होते हैं, किस तरह से मामला। ये हमें एक बेसिक्स प्रोवाइड करेगा असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ इससे आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने ना होने की बात करते हैं तो फिर हमें चंद वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करनी पड़ती है। जैसे एक वर्ड वैलिड है, वैलिड का मतलब है चीज़ बिल्कुल ओके है। वैलिड के अगेंस्ट जो वर्ड है दैट इज़ वॉइड, कि ये चीज़ ओके नहीं है। तो सबसे पहले तो हम चंद बेसिक वर्ड्स देख लेते हैं जो थ्रू आउट अब आगे के चैप्टर्स में हमारे साथ साथ चल रहे होंगे। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट। आपको याद होगा कि एक चीज़ होती है एग्रीमेंट और एक चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा था कि अगर एक एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए, अगर हम ये कहें कि वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब है एग्रीमेंट दो बंदों के दरमियान शुरू में किया हुआ वादा है। और कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था कि जब दो बंदे वादा करके उसमें लीगल बाइंडिंग ऐड करते हैं तो एक प्रॉपर मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अब अगर मैं एग्रीमेंट्स की बात करूं तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड, वॉइड का मतलब है मनसूख, बातिल। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, बातिल, मनसूख, ऐसी चीज़ जो ख़त्म हुई भी हो, ऐसी चीज़ जो कारामद ना हो। वॉइड का मतलब है बेकार। तो एग्रीमेंट वॉइड, कई दफ़ा कुछ एग्रीमेंट ही वॉइड होते हैं। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सलाहियत ही नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा सके। फॉर एग्जांपल, एक बंदा दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट करे कि तुमने फलाना बंदे को कत्ल करना है। अब आपको पता है कत्ल करना लीगली एक गलत चीज़ है। तो दो बंदों के दरमियान ये वाला एग्रीमेंट जो है इसको हम कहेंगे कि ये वॉइड एग्रीमेंट है। तो वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? वो चीज़ विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट ऑल, ये वॉइड कहलाता है। वो एग्रीमेंट जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा ही नहीं सकते, वो एग्रीमेंट ही गलत है। कुछ एग्रीमेंट शुरू से ही गलत होते हैं, इनके लिए लीगल वर्ड इस्तेमाल होता है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो जो फ्रॉम स्टार्ट ही गलत होते हैं। फ्रॉम स्टार्ट ही हम कहते हैं कि वॉइड हैं। कई दफ़ा क्या होता है, एक चीज़ शुरू में सही होती है, आगे जाके वॉइड हो जाती है, उसको हम वॉइड कह देते हैं। बट वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि एक चीज़ शुरू से ही गलत। तो अगर एक बंदे ने दूसरे को, किसी को कत्ल करने का एक अरेंजमेंट दिया, उसके साथ एग्रीमेंट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, ये एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता, ये एग्रीमेंट वॉइड है। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जो बन ही नहीं सकता, जो कि कानूनी तौर पर उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक स्टेप आगे चलते हैं। एक बात समझ आ गई हमें, वॉइड एग्रीमेंट कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो शुरू से ही गलत है। हम आगे जाके एक लिस्ट पढ़ रहे होंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो शुरू से ही गलत है। अभी तो हम सिर्फ एक बेस देख रहे हैं कि अच्छा हम क्या बात कर रहे हैं। तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो हो सकते हैं, कुछ नहीं। जो हो सकते हैं वो आगे कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे अगर उसमें लीगल बाइंडिंग आ जाए। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट शुरू से ही गलत है, उसकी बेस ही गलत है, उसमें पॉइंट ही गलत है, तो हम कहेंगे वो वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एब इनिशियो, ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही गलत है। देन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो प्रॉपर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आपको याद होगा हमने कहा था एग्रीमेंट के अंदर लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड एग्रीमेंट को कहते हैं। अब अगर एक एग्रीमेंट सही है, तो एक बंदा दूसरे से कह रहा है कि मैं आपको ये चीज़ें सप्लाई करना चाहता हूँ, और दूसरा कहता है हाँ भाई ठीक है, मैं इसके ऊपर मुझे कोई मसला नहीं, ये एग्रीमेंट बन गया। ये एक जेन्युइन एग्रीमेंट है। अगर ये वर्ड एग्रीमेंट है तो हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे नहीं। फ़र्ज़ करें ये जेन्युइन एग्रीमेंट है, अब उसके बाद अगर इसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, यूँ समझें कि वैलिड एग्रीमेंट जो कि वॉइड ना हो। उस वैलिड एग्रीमेंट में अगर हम लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें तो फिर ये बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल सही है। एट द बिगिनिंग उसका एग्रीमेंट भी ठीक है और सारी बातें ओके। अब एक कॉन्सेप्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। अब आप कहेंगे सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आ गया? देखें, अगर एग्रीमेंट वॉइड हो तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर एक एग्रीमेंट शुरू से ही गलत है तो उसकी बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि कत्ल का एग्रीमेंट अगर बाय एग्रीमेंट ही गलत है तो अब ये आगे कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? वो तो वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही खत्म हो गया। इसका मतलब है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में सही था, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, बाद में किसी वजह से रुक गया, किसी वजह से उसमें रुकावट आ गई बाय लॉ और वो वॉइड हो गया।
वो अब एनफोर्सेबल नहीं रहा। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें जो है वो कुछ काइट्स सप्लाई करूंगा। जिस वक्त ए ने बी से ये एग्रीमेंट किया उस वक्त ए और बी लाहौर शहर में बैठे थे और यहाँ पे पतंग पे कोई पाबंदी नहीं थी, तो वो एग्रीमेंट्स ठीक था, कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट आगे जाके 10 दिन बाद आगे जाके सप्लाई से 2 दिन पहले अचानक से गवर्नमेंट ने कह दिया खबरदार पतंगे बेचने का काम मना हो गया। तो मैं कहूँगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हो गया। इसका मतलब है एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड था, और अगर एक एग्रीमेंट शुरू से वॉइड हो तो उसके बिना पे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू से गलत होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एग्रीमेंट एट द स्टार्ट सही था बट बाद में उससे बनने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने अंदर वैलिड था, थोड़ा सा आगे जाके उसमें कोई लीगल ऐसी कोई पेचीदगी आ गई जिसकी वजह से वो वैलिड नहीं रहा, वो वॉइड हो गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक चीज़ जो शुरू में was valid contract at the time of formation but subsequently it ceases to be enforceable। शुरू में ठीक था, आगे जाके उसके साथ कुछ मसला बना। तो जो शुरू से ही गलत है वो void ab initio है, वो एग्रीमेंट ही गलत है। अगर एग्रीमेंट ठीक है, सब कुछ सही है और आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के वक्त कोई मसला आया तो हम कहेंगे कि वो void कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो void एग्रीमेंट और void कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान हमें फ़र्क समझ आया। एक स्टेप आगे चलते हैं। कभी कभी लॉ हमें एक ऑप्शन दे देता है, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इवेंट होता है जिस इवेंट होने के बाद लॉ 2 ऑप्शन दे देता है कि आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर कर दो, चाहो तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा था 2 पार्टीज के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को धोखा दे दिया, उसके साथ फ्रॉड कर दिया, उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे दूसरी पार्टी बेचारी मुतासर हो गई। लॉ हमेशा मजलूम की हिमायत करेगा। यह हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू में सही था लेकिन इसमें क्योंकि एक पार्टी ने दूसरे के साथ जुल्म किया है, हम अब ये इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हम अगले चैप्टर्स में इंशाल्लाह ताला देख रहे होंगे। तो जहाँ पे जिस पार्टी ने जुल्म किया है उसको हम कहेंगे कि वो डोमिनेंट पार्टी है, या हम कहेंगे कि वो ऐसी पार्टी है विच इज़ डिफॉल्टिंग पार्टी। और जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको हम कहेंगे वो एग्रीव पार्टी है, मजलूम पार्टी है। तो कभी कभी कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से लॉ मजलूम इंसान को ये ऑप्शन देता है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम बताओ क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करना है या ख़त्म कर देना है। अब अगर वो कहे नहीं मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। और अगर वो कहे नहीं मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कंटिन्यू करना, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है एग्रीव पार्टी के पास, मजलूम पार्टी के पास, मुतासरा पार्टी के पास, ना कि ये ऑप्शन डिफॉल्टिंग पार्टी के पास है। डिफॉल्टिंग पार्टी ने जुल्म कर दिया, अब मजलूम को इख्तियार है कि चाहे तो वो कह दे चलो ठीक है कोई बात नहीं, खैर है मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट चले, तो वो वैलिड बन जाएगा। और अगर वो कहता है नहीं कॉन्ट्रैक्ट को मैंने वॉइड करना है तो वो वॉइडेबल बन जाएगा। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वॉइड एबल, ऐसा जो वॉइड हो सके, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑप्शन लॉ ने मजलूम को दे दी कि तुम बताओ इसको वैलिड कहें या वॉइड कहें। तो टेक्निकली हमने वॉइड एग्रीमेंट की बात की, हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की, हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की, और एक ऑप्शनल हमने बात की वॉइडेबल। ये सारे अल्फाज आगे थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल होते रहते हैं। हमें शुरू में एक दफ़ा ज़रा शनासाई हासिल करनी है इन वर्ड्स के साथ ताकि हमें पता लग जाए कि हमने चीज़ों को किस तरह से लेके हम लोग वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स वो सारा कुछ देख रहे हैं। ऐसे में ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स की। हम कहते हैं कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत एसेंशियल्स हैं जो बड़े ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल देने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आप लोगों ने जो अभी तक डिस्कशन देखी है तो आप देखें कि बड़ा बेसिक्स ही हमने कुछ बातें की हैं कि एक वैलिड ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो, फलाना मामला हो, फलाना मामला हो। अब छोटी छोटी सी कुछ और बातें हैं जो कि आगे के चैप्टर्स में, आगे के यूनिट्स में हम साथ साथ पढ़ते जा रहे होंगे, लेकिन इस वक्त हम उन एसेंशियल्स का जिक्र करने लगे हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल देने के लिए कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें से चंद का हम यहाँ पे तस्करा करेंगे। इससे पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस, वो सब आपको पता है। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब उसके अंदर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब कहेंगे जब उसमें कुछ पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हो। कुछ हम इसी में ही आगे जाके वीडियोस में देख रहे होंगे और कुछ के ऊपर आपको डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट जगह पे वीडियोस नज़र आएंगी। जब भी हम बात करते हैं कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहें या ना कहें, या उसमें कॉन्ट्रैक्ट के, तो लीगल बाइंडिंग तो आपने हमेशा जहन में रखनी है। वो तो हमारी अजम्पशन है कि लीगल बाइंडिंग, सवाल हमें कहे या ना कहे वो तो चीज़ में मौजूद है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे
कि एक एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट होगा जब उसमें फ्री कॉन्सेंट मौजूद हो, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, कंसिडरेशन सही हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हो। कुछ बातें इनमें से कुछ आगे के चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, कुछ अभी इसके साथ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है। एग्रीमेंट इज़ मेड बाय फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी, रजामंदी हो, जहनी तौर पर रजामंद हो पार्टीज़, यानी ऐसा चक्कर ना हो कि किसी एक ने दूसरे को दबाया हो, डराया हो, परेशान किया हो, उसको फ्रॉड से उसका दिमाग ख़राब किया हो, उसको गलत फहमी की तरफ लेके गया हो। तो जब भी दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वी मस्ट से कि दोनों की फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, दोनों दिमागी एतबार से बिल्कुल आज़ाद होकर एक दूसरे से डील कर रहे हो। एक बड़ा डिटेल्ड यूनिट हम इसके ऊपर पढ़ रहे होंगे कि फ्री कॉन्सेंट क्या होती है। तो दोनों पार्टीज़ जहनी तौर पर आज़ाद हो एक दूसरे के साथ डील करने के लिए। देन हम कहते हैं कि पार्टी जो आपस में डील कर रही हैं वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो इस काबिल भी हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। आगे की यूनिट्स में इस पर भी बात हो रही होगी। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है आप इस काबिल हों कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, आपका जहनी तवाज़ुन ठीक हो, आप छोटे बच्चे ना हों, आपको कानून ने किसी तरह से ना मना किया वो। तो पार्टीज़ का माइंड फ्री होना तो एक बात है, साथ में हम ये कहते हैं कि पार्टीज़ कंपिटेंट भी हों, पार्टीज़ इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो दैट इज़ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इन सब के ऊपर आगे तसल्ली से अलग अलग करके बात हो रही होगी। द एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन इज लाइक मुआवजा। अगर ए बी को कोई चीज़ बेच रहा है और बी उसको पैसे दे रहा है, तो बी अगर पैसे दे रहा है तो उसको कोई चीज़ मिल रही है। फॉर एग्जांपल ए ने कहा कि मैं आपको ऑरेंजेस सप्लाई करता हूँ, बी ने कहा मैं आपको पैसे दूंगा, तो ए ऑरेंजेस सप्लाई कर रहा है, क्यों? ए को पैसे चाहिए, ए के लिए कंसिडरेशन। बी पैसे क्यों दे रहा है? उसको ऑरेंजेस चाहिए। तो जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एक लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनकी अट्रैक्शन है, जिससे उनको लगे कि हाँ भाई इस वक्त हमें कॉन्ट्रैक्ट में सेंटर हो जाना चाहिए। तो लॉफुल कंसिडरेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। कंसिडरेशन लीगल भी हो, ऐसा ना हो कि इन्हें बी से का मैं अगर आपको इतने फ्रूट सप्लाई करूँगा तो क्या आप फलाना बंदे का मर्डर कर देंगे? नहीं, लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल हो। कंसिडरेशन के ऊपर भी डिटेल से थोड़ा आगे चल के बात होगी। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मकसद सही हो, यानी कि एक ऐसा मकसद जो है ही गैर कानूनी, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके पीछे इरादा ही कोई चोरी चकारी का है, बेईमानी का है, नाइंसाफ़ी का है, जुल्म ज़्यादती का है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मना है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वो हो जिसका मकसद भी साफ़ हो, जिसके मकसद में कोई इलीगैलिटी ना हो। अगर उसका मकसद ही गलत है तो सामने जितनी मर्जी साफ ट्रांजैक्शन हुई है, चूँकि बैक एंड पे मकसद गलत है तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, जिसकी नीयत ही सही नहीं है। हमने आगे इन सारी चीज़ों पर बात करनी है। और देन कई दफ़ा लॉ एक्सप्रेसली बता देता है कि खबरदार ये वाला आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कुछ एग्रीमेंट है लॉ ने कह दिए कि खबरदार ये वाले एग्रीमेंट ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते लीगली, तो अगर लॉ ने मना कर दिया तो हम भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम देखना चाह रहे हैं कि पार्टीज़ कंपिटेंट हों, पार्टीज़ आप अक्लो शऊर रखती हों और पार्टीज़ इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। फिर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती ना की हो, आज़ादी दिमाग के साथ उन्होंने ये सारा मामला किया हो, कंसिडरेशन मौजूद हो, कोई मुआवजा हो दोनों पार्टीज़ के लिए, ऑब्जेक्ट में कोई गलत ना हो। और उसके अलावा हमने कहा कि लॉ ने एक्सप्रेसली ना कहा हो कि ये वॉइड है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो अगर ये 5 चीज़ें मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि एसेंशियल्स पूरे हैं। सिर्फ ये 5 ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ एसेंशियल्स हैं। जैसे आप बात करते हैं ऑफ़र की, आप बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, आप बात करते हैं सर्टेनिटी की, तो मुख्तलिफ और चीज़ें भी हैं जो साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन अगेन वक्त आने पे हम सबका तस्करा साथ साथ करते जाएंगे। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं, एक बेसिक सी छोटी सी वीडियो थी ताकि आप लोगों का एक माइंड बने। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होने के लिए उसके कुछ एसेंशियल्स पूरे होने ज़रूरी हैं। अभी मैंने पढ़ा ऑफ़र सही होनी चाहिए, समझ आ गया आपको। एक्सेप्टेंस सही होनी चाहिए, वो भी समझ आ गया आपको। कुछ और शर्तें भी हैं जो कि इन चैप्टर्स में बयान हो रही हैं। 2, 3, 4 इन चैप्टर्स ने एसेंशियल्स के ऊपर बात की है। उन एसेंशियल में से एक एसेंशियल ये है कि पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ए अगर बी को ऑरेंजेस बेच रहा है और बी अगर ऑरेंजेस खरीद रहा है तो दोनों इस पोजीशन में हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ये सलाहियत रखते हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो इसको कंपिटेंस ऑफ पार्टी कहें या कैपेसिटी ऑफ पार्टी कहें, बात बराबर है। तो कौन लोग ऐसे हैं जो ये सलाहियत रखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें? आए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछते हैं। जी केबला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा जी 3 तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन? नंबर 1, जो मेजॉरिटी की एज को पहुंच गए हैं, जो माइनर नहीं रहे,
जो छोटे बच्चे नहीं रहे। अब छोटा बच्चा किस एज का होता है, बड़ा बच्चा किस एज का होता है, ये भी हम आगे जाके पढ़ लेते हैं। तो पहली बात ये कि बड़ा आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नंबर 2, साउंड माइंड, वो शख्स जिसका जहनी तवाजुन ठीक हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसका जहनी तवाजुन ठीक ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बात भी समझ आ गई हमें। तीसरी चीज, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। अंग्रेजी भी तो फिर उनकी कानूनी होती है ना, जिस भी कानून को वो मानता है उस कानून के तहत उसको मना ना कर दिया गया हो। अगर वो कंपनी लॉ फॉलो करता है, अगर वो कंपनी और कंपनी एक्ट को फॉलो करता है तो कंपनी एक्ट ने ना मना कर दिया, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करता है तो पाकिस्तान के किसी कानून ने उसे मना ना कर दिया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारी किताब ने 5 लोगों की एग्जाम्पल हमें दी, हम उसकी बात भी करते हैं। तो 3 तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो जो मेजॉरिटी, मतलब 3 फीचर्स होने चाहिए। आप एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचे हुए हो, आपका जहनी तवाजुन ठीक हो और आपको किसी ने मना ना किया हो किसी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से। एक एक करके अब हम इनकी गुत्थियां सुलझाते हैं कि इन तीनों का एक एक करके क्या मतलब है। अगर आपसे पूछे कि किन लोगों में कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की या हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कहेंगे जो बंदा एज ऑफ मेजॉरिटी को है, एंड जो साउंड माइंड है, एंड जिसको मना नहीं किया गया। यानी इनमें से एक भी प्रॉब्लम होगा तो आप कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। माइनर कौन है? नॉर्मल केस में 18 साल, 18 साल से पीछे पीछे एक बंदा माइनर होता है। अब लोगों को 18 साल की कैलकुलेशन करने में भी कई दफ़ा कन्फ्यूजन होती है, तो मैं ये कहता हूँ जिस दिन उसकी 18th बर्थडे आए, रात 12:00 पे, वो माइनर नहीं रहा। 2 मिनट पहले तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था और 3 मिनट बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो 18 साल का मतलब 18वीं सालगिरह रात 12 बजे वो माइनर की डेफिनेशन से निकल के मेजर की डेफिनेशन में चला जाएगा। तो नॉर्मल केस में 18 साल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के साथ बचपन में कई दफ़ा ये होता है कि वालिदैन चले गए, कुछ और इस तरह से मसला हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उनको कुछ कफ़ील के ज़िम्मे दे दिया जाता है। कोई फैमिली में से किसी ताए को, मामे को, चाचे को उनका कफ़ील बना देते हैं कि हाँ भाई आपने इस बच्चे की परवरिश करनी है। बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी, तो डर ये होता है कि बच्चा जो है वो कहीं अपनी प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल ना करे, तो कोई ना कोई फैमिली में से बड़ा उसकी कफ़ालत पे होता है। तो जब वो बड़ा उसकी कफ़ालत कर रहा होता है, तो अगर हम इखलाकी तौर पे बात करें तो उस बड़े का मकसद होता है इस बच्चे की अच्छी परवरिश हो ताकि बड़ा होकर ही अपने पैसों का ध्यान रख सके। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग नॉर्मली उन पैसों पे ध्यान उस कफील का होता है। तो अगर वो कह दें कि 18 साल की एज में ये बच्चा बड़ा हो गया, तो बच्चा 18 साल की एज में कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन इमोशनली अभी भी थोड़ा बहुत बड़ों का एहतराम करता है। तो लॉ ने एक एज डिफाइन की बदतमीज़ इंसान की। उन्होंने कहा 21 साल के बाद बंदा इतना ओवर हो जाता है कि बड़ों को आगे से जवाब दे दे। तो अगर कोई किसी कफील के अंडर है तो 18 साल में बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो 18 साल, उसकी 18वीं सालगिरह होगी, अभी वो थोड़ा छोटा ही है, हो सकता है वो ताया उसको इमोशनल करके कहे बेटा तुम कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, अपने बूढ़े ताए का ख्याल तो रखोगे जिसने तुम्हें इन नाजुक हाथों से पाला और तुम्हें हमेशा इतनी अच्छी परवरिश की। बच्चे की आंखों में आंसू आ जाए और वो अपनी आधी प्रॉपर्टी ताया के नाम पे कर दे, तो ऐसा नहीं है। अभी हम बच्चे के बदतमीज़ होने का इंतजार करेंगे। जब बच्चा इस काबिल हो जाए कि ताए को कहे केड़ा कोई एहसान किया है, अदालत ने किया सी तो पैसे मिलते रहे ने, तो वो 21 साल एज है। कानून को ऐसा लगा कि 21 साल की एज में वो बच्चा अपने उस कफील के शर से महफूज रहेगा। तो अगर गार्डियन और वार्ड एक्ट के तहत आपके ऊपर कोई कफील नाफिज हुआ है अदालत की तरफ से, तो आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी 21 साल। नॉर्मल केसेस में आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी है 18 साल। ये याद रहेगा। तो आपने इस तरह से इसको कैलकुलेशन करनी है कि कॉमनली 18 साल, लेकिन अगर कोई कफालत वाला सिलसिला है अदालत की तरफ से तो फिर 21 साल के बाद जाके आप अपने मेजॉरिटी को पहुंचेंगे। 21वीं जो आपकी हैप्पी बर्थडे है उस पर। माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है उनका स्टेटस क्या है? यहाँ पे मेरा एक किताब से एक नज़रियाती इख्तलाफ है कि किताब ने जहाँ जहाँ पूरे सिलेबस में माइनर की बातें मिली सारी इकट्ठी एक जगह डाल दी। बच्चे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो अभी इस चैप्टर पे पहुंचते हैं तो अभी उनके अकायद बहुत स्ट्रांग नहीं होते, आधी बातें उन्हें नहीं पता होती। तो स्ट्रांगली बिलीव कि इस वक्त ये सारे पॉइंट हमें नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स को पहले से टिक करके लगाया हुआ, हम सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ेंगे और बाकियों को अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक कुछ और ऐसे चैप्टर से है जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे तो किसी दिन पलट के आप आएंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो इस वक्त मैं इन सारे पॉइंट्स की बात नहीं करूंगा, इनमें से उतने जितना इस वक्त हमें समझ आ सकते हैं।
एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। वॉइड का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, जो बातिल है, जो गलत है। तो माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट होगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसमें कोई कानूनी किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। कानून ऐसे एग्रीमेंट को मानता ही नहीं जो माइनर के साथ हो। यहाँ एक मजाकिया बात भी उन्होंने लिखी हुई है, वेयर एन इन्फेंट या माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड इंड्यूसेस अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही विल नॉट बी लायबल। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का किसी बड़े के सामने ये रिप्रेजेंट करे कि मैं तो बड़ी एज का हूं और कॉन्ट्रैक्ट करे, उसको धोखा दे, धोखा किसने दिया? बच्चे ने, तो भी बच्चा जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो कहेंगे ये तो बच्चा है, बच्चा तो शरारतें करता है। वो तो बड़े को अकल होनी चाहिए थी कि वो ध्यान करता है कि ये एक माइनर तो नहीं कहीं। अगर इन्होंने इतना ही लिखा होता तो काफी था, लेकिन इन्होंने लिखा वेयर एन इन्फेंट स्लैश माइनर। इन्फेंट कहते हैं शीरख्वार बच्चे को, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा। मतलब वो किसी को ये कन्विंस करेगा कि मैं मेजर हूं, ये थोड़ी सी जरा ज्यादा हो गई, तो ये लंबी गप छोड़ दी। तो ये इन्फेंट यहां असूलन नहीं होना चाहिए था। ये किताब जोशे खिताबत में पता नहीं क्या लिख गई, वेयर अ माइनर तक बात सही थी। तो अगर कोई माइनर फ्रॉडुलेंटली किसी बड़े को, जाहिर है अगर 17 साल का बच्चा 18 साल का दिखने की कोशिश करे, क्वाइट पॉसिबल है। 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, ये बात नहीं समझ आई। तो शायद इन्होंने वो कौन सी वो क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन तो नहीं देख ली, या वो हिंदी मूवी कौन सी है, पा, जो बच्चा शुरू से ही वो बड़ा बच्चा होता है काफ़ी, जो है वो शायद इस तरह से करके। तो बहरहाल ये पॉइंट में मेरा नजरियाती इख्तलाफ मैंने उसका इजहार किया। तीसरा जिस पे क्रॉस लगा हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इफ अ माइनर एंटर्स इनटू एग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, देन सच एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट द मेजर पर्सन हु हैज जॉइंटली प्रोमिस्ड। एक बच्चे ने एक बड़े के साथ मिलकर किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया, जब भी गड़बड़ होगी बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, बड़े को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। माइनर कैन फाइल अ सूट बट कैन नॉट बी सूट। चेक करें, उस पे केस नहीं हो सकता, वो केस कर सकता है। उस पे कोई केस नहीं कर सकता इसने हमारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन वो केस जरूर कर सकता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। तो कानून ने बच्चों को बड़ी पावर्स दी हैं, बट एक नुकसान भी है, आगे हम एक और चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है वो शादी नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे बच्चों के जज्बात मजरू हो जाते हैं। अब पर्सन, अब आगे जो लास्ट बात है, अ पर्सन हु सप्लाइड नेसेसरी टू माइनर इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ सच माइनर। ये एक एक्सेप्शन है। आप एक इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट अगर आपने किसी ऐसे बंदे को जो कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई की हैं। एक छोटा बच्चा है, उसके सर से वालिदैन का साया छिन गया है, फ़र्ज़ करें उसका कोई ताया, कोई कफ़ील वगैरह भी नहीं है। एक खुदा तरस इंसान ने, एक अच्छे इंसान ने फ़र्ज़ करें उसको खाना पीना प्रोवाइड किया, उसको रहने के लिए एक रिहाइश प्रोवाइड की, वो रिहाइश उसने किराए पे ली और सारा कुछ है। अब उस बच्चे की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बड़ा होकर इस प्रॉपर्टी को डील कर सकता भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक शख्स ने उस बच्चे को ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई की हैं, तो वो शख्स जिसने उसको ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई की हैं अच्छी नीयत से, अदालत में साबित होगा अच्छी नीयत थी या नहीं, तो फिर उसको उस बच्चे की प्रॉपर्टी में से उतने पैसे लेने का हक है जितने एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उस बच्चे को ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई करना। ज़रूरियात ज़िंदगी का मतलब है बेसिक लाइफस्टाइल। अब अगर उस बच्चे पे तरस खा के उसको आईफोन दिला दे तो उसकी रिम्बर्समेंट नहीं होगी, उसको ज़रूरियात ज़िंदगी। तो अगर किसी पागल को या किसी माइनर को आप ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई करते हैं तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। अब हम कहेंगे जी माइनर से कैसे क्लेम करेंगे, वो क्लेम माइनर पे नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी पे होता है। यानी ये क्लेम है जिसमें आप उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकते हैं कि जी मुझे इस प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा चाहिए। डन। तो माइनर के आपने ये पॉइंट शुरू में पढ़ने हैं, बाकी पॉइंट आगे खुद ब खुद कवर हो जाते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये बात हमें समझ आ गई कि माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर ब्रेक के करीब पहुंचते हैं। साउंड माइंड, आप साउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साउंड माइंड कौन है, उन्होंने निशानियां बताई। एक शख्स को साउंड माइंड कहेंगे जब एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे, he is capable to understand the terms of the contract to form a rational judgment to as to its effect upon his interest। हम ये नहीं कह रहे एक बंदा जो बिल्कुल सेहतमंद होगा वो साउंड माइंड है।
साउंड माइंड से मुराद यहां वो शख्स जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इतना होशो हवास रखता हो कि कॉन्ट्रैक्ट में अपना अच्छा बुरा समझने की तमीज कर सके, ऐसे शख्स को हम कहेंगे साउंड माइंड। इसका मतलब है एक शख्स जो कभी कभी पागल हो लेकिन सही भी हो, तो वो जब सही है तो उस हालत में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो साउंड माइंड का मतलब है जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे उसका जहनी तवाजुन ठीक हो, और जहनी तवाजुन ठीक होने की निशानी ये है कि वो इस काबिल हो कि वो अपनी अच्छाई बुराई को देख सके, समझ सके। यहां पे थोड़ा सा अब बात करते हैं साउंड माइंड कौन है जो अनसाउंड नहीं है। खूबसूरत बात। अनसाउंड कौन है? 3 तरह के लोगों को अनसाउंड कहते हैं। स्पेसिफिक पर्सन या इडियट्स, वो लोग जो पैदाइशी पागल हैं, जो बेचारे बाय बर्थ ही डेफिशिएंट हैं, वो शुरू से उनका जहन काम नहीं करता। ल्यूनेटिक्स, जिनको पागलपन के शदीद दौरे पड़ते हो, ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये ज़्यादातर पागलपन की हालत में रहते हैं लेकिन कभी कभी ठीक भी होते हैं। तीसरा, डिलीरियस फ्रॉम फीवर, जो कि बीमारी की शिद्दत में कई दफ़ा लोग ऑल फॉल बातें करते हैं, नींद में, गशी में, मतलब वो सही सिचुएशन में नहीं होते, उनके ऊपर बीमारी की शिद्दत तारी होती है। या ड्रंकन पर्सन। अब पाकिस्तान के माहौल में हम शहद से तशबीह दे सकते हैं। अगर उसने शहद पी रखा हो, आपको पता है सियासी माहौल में जो है वो हमारे सियासतदान अक्सर शहद की बोतलें उनके पास से बरामद होती हैं। तो अब अगर मैं बताऊंगा कौन कौन से सियासतदान तो आप फिर नाराज़ हो जाएंगे, तो इसको रहने देते हैं। शहद चलो सियासतदान का लेवल है, एक स्टूडेंट लेवल पे आपको समझाने के लिए उसने लस्सी पी रखी हो। क्योंकि होता ये है कि अगर आप लस्सी पी लें तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि आप पढ़ रहे होते हैं। कभी लस्सी पी के क्रिकेट खेलने जाएं और फिर मुझे बताइएगा ओवर कराते हुए कब आपको गश आए और आप गिरे। तो लस्सी पी के पढ़ाई में नींद आती है खाली। तो 3 तरह के लोग, वो जो हमेशा से पागल है, वो जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और वो जो कभी कभी जिनके साथ ऐसा होता है कि वो ज़्यादा लस्सी पी लेते हैं या बीमारी की शिद्दत में होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई। एक 100% पागल है, पहला वाला। दूसरा वाला ज़्यादातर पागल है, और तीसरा वाला कम पागल है। ये मैं इसलिए ज़्यादा कम बता रहा हूँ कि इनका लीगल इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। यहां तक हमें तीनों तरह के लोग समझ आए। एक डायग्राम, स्क्रीन की वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस करना पड़ा क्योंकि वो फेसबुक पे साइट पे स्क्रीन आ रही होती है, तो वो फिर इसको थोड़ा सा राइट पे करना पड़ा। 3 तरह के लोग, एक तो हो गया फुल पागल, इडियट या स्पेसिफिक पर्सन, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। सॉरी भाई, आप तो बिल्कुल पागल हो, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा आप तब पागल होगे, क्योंकि जो फुल टाइम पागल है वो तो पागल ही है हर वक्त, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब पता लगे आप लोग घर जाके अपने दोस्तों से कह रहे हो सर ने बताया था तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो जो इडियट या स्पेसिफिक पर्सन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ आ गई। अब बात करते हैं ल्यूनेटिक की, वो जिसको पागलपन के दौरे रहते हैं। ये बंदा ज़्यादातर पागल होता है और कभी कभी ठीक होता है। कानून ये कहता है कि जब वो साउंड पर्सन हो तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और जिस वक्त वो साउंड पर्सन ना हो तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब थोड़ा सोच के बताना है। एक बंदा जिसका आपको पता है 70 to 80% ज़हनी कैफियत सही नहीं है, ज़्यादातर लोग उसके बारे में क्या अज्यूम करते होंगे? पागल है। तो उसके साथ जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो आपको हमेशा डाउट होगा, आप कहेंगे यार ये पागल ही होगा, लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो होशोवास में हो। तो जो बंदा कॉमनली पागलपन में रहता है और कभी कभी होशोवास में हो, तो ऐसे में आपको उसके किसी आसपास वाले बंदे से पता करना पड़ेगा, उसके डॉक्टर से, उसके भाई वगैरह से, कि भाईजान ये जो इस वक्त बैठा हुआ बातें कर रहा है ये सही बातें हैं? वो कहेगा तुम सुन लो। फर्ज करें वो बात कर रहा हो कि देखिए नया पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है, पता लग गया, सिंपल, मतलब मसला ही कोई नहीं। यानी जो अभी भी बैठ के ये सोच रहा है कि नया पाकिस्तान बड़ा कमाल जा रहा है, तो वो अभी हमने टाइम देना है, 5 साल कम है, ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब। तो हुआ ये कि जब वो बंदा होशो हवास में तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब एक बंदा जो कॉमनली पागल रहता है, वहां डाउट वाली बात क्या है कि वो होश में है, तो इसका मतलब है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कोई ये नहीं पूछेगा भाई इस वक्त पागल है या नहीं, लोग ये पूछेंगे इस वक्त ये सही है या नहीं। तो जिससे पूछेंगे उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। कल को अगर बाद में ये साबित करना हो कि पागल था या नहीं था, तो अदालत में उस बंदे को बुलाया जाएगा जिसने कंफर्म किया था कि ये इस वक्त सही है।
तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे आएगा हु कंफर्म्स दैट ही साउंड एट दिस टाइम। ये बड़ा अहम पॉइंट है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, बर्डन ऑफ प्रूफ कई जगह पेपर में पूछा जाता है, कई जगह आपके पास आता है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस बंदे पे होता है जिसने मशकूक बात की होती है। एक शख्स जो कॉमनली दुनिया को लगता है पागल है, तो उसके बारे में ये बात मशकूक है कि ये इस वक्त पागल है, या ये बात मशकूक है कि ये इस वक्त सही है, ये इस वक्त सही है, ये एक मशकूक बात है। तो जो मशकूक बात करेगा ना, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। ये छोटे छोटे टोटके आपने ध्यान में रखने हैं। तो मशकूक बात कर रहा है इस टाइम पे वो शख्स जो कंफर्म कर रहा है कि ये इस वक्त पागल नहीं है। तो जब भी अदालत में केस जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे आएगा जिसने अजीब सी बात की थी कि ये इस वक्त सही है। अब बात करते हैं ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन ज्यादातर सही है, कभी कभी लस्सी पी लेता है। चले, मैं एक जुमला देते देते रुक गया क्योंकि आप लोग जो है ना फिर शक करेंगे सियासी तौर पे। तो जब वो नहीं इग्नोर करते हैं ये इस टाइम पे जो है ना, मतलब अगर मैंने वर्ड तकरीर बीच में बोल दिया तो आप लोग जो है ना वो फौरन से जज्बाती हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा। जब वो समझने वाले समझ गए, मार्फत के लेवल की बात कर दी, जिसने ऊपर से उठानी थी उठा के चला गया, बाकी लोग क्या करें, पोगो देखें। जब वो साउंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो साउंड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये तो वही बात होगी जो पीछे पड़ी थी। अब जो बंदा ज्यादातर ठीक रहता है और कभी कभी लस्सी पी ले, तो कॉमनली उसके बारे में क्या एज्यूम किया जाता होगा, सही है। और अजीब बात क्या होगी, पी रखी है। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, जो इल्जाम लगाएगा कि पी रखी है। तो अगर मैं शहद की बात करूंगा तो मुझे साबित करना होगा कि शहद किस किसने पिया हुआ है। तो कहने का मतलब है जो इल्जाम लगा रहा है ना, फिर उस गुस्ताख को पकड़ेंगे कि यार वो बंदा अच्छा भला तो मतलब अच्छा भला तो होता है, होशो हवास में होता है, सारा कुछ सही चल रहा होता है, तुम क्यों उस पर शक कर रहे हो, गए उसने पी हुई है इस वक्त। तो जो ऐसा घटिया इल्जाम लगाए उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि उसी को साबित करना होगा कि इस वक्त उसने पी रखी है। तो यहां पे जब वो साउंड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और जब वो साउंड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। और ज्यादातर वो साउंड होता है और कभी कभी नहीं होता। तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ इस कभी कभी वाली बात पे आएगा। जो भी मशकूक बात है ना, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो मशकूक बात एक कॉमन बंदे के बारे में कि अचानक से कोई कहते हैं कि इसने लस्सी पी ली है, तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जिसने इल्जाम लगाया कि ये इस वक्त ठीक नहीं है। याद रहेगा, ल्यूनेटिक पे बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जो कह रहा है ठीक है, यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जो कह रहा है कि गलत है। जहन में यही रखना है कि ज्यादा कौन और कम कौन। जो ज्यादा ठीक है उसका पागल होना मशकूक है, जो ज्यादा पागल है उसका ठीक होना मशकूक है। तो वहां ठीक होने वाले पे बर्डन ऑफ प्रूफ और वहां पागल डिक्लेयर करने वाले बर्डन ऑफ प्रूफ। इसी बात को मैं अंग्रेजी में आपको तेजी से दिखा दूं और फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिक पर्सन या इडियट, अ पर्सन हु इज सो मेंटली डेफिशिएंट बाय बर्थ कि वो इस काबिल ही ना हो कि बेचारा कुछ समझ सके, ऑर्डिनरी रीजनिंग कर सके, ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड। ल्यूनेटिक, एक बंदा जो मेंटल इलनेस में हो, अगर ऐसा बंदा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करे जब अनसाउंड है तो वॉइड है, जब वो साउंड हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एक शख्स जो ज्यादातर अनसाउंड होता है लेकिन कभी कभी साउंड हो, यही वाला बंदा, इसका कॉमन रूल क्या है, जब वो साउंड हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जिसने कंफर्म किया कि वो इस वक्त साउंड है। वो सारी बातें जो हमने डायग्राम में देखी थी वो यहाँ आ गई। डिलीवियस फ्रॉम फीवर और ड्रंकन पर्सन एंटर नहीं हो सकता जब वो गशी या बेहोशी उसके ऊपर तारी है। जो बंदा ज्यादातर ठीक होता है और कभी कभी पागल होता है, तो जब वो पागल हो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे शर्त वो इल्ज़ाम लगाया होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, वो बंदे ने तो पी रखी थी। तो जिसने इल्ज़ाम लगाया होगा कि यहाँ गड़बड़ हुई है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। डन। पहले हमने दो तरह के लोगों को देखा था जो कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक माइनर, एक अनसाउंड पर्सन। अनसाउंड के अंदर तीन कैटेगरीज थी, हमने उसका पूरा मैप देखा। अब हम बात करते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो लोग जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना लॉ ने मना किया है, वो लोग जिनको ये अलाउड नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, या जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में मसला ज़्यादा है। अगर हम गौर से देखें तो ये तमाम वो हजरात हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें लॉ ने रोक दिया कि आपने ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है चूंकि इसमें हमारे नुकसान का अच्छा खासा अंदेशा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलियन एनिमी। एलियन
जो है वो खलाई मखलूक को कहते हैं, या बाहर से आए हुए किसी सैयारे वगैरह से आए हुए किसी बंदे को कहते हैं। एलियन का मतलब कुछ ऐसा जो आपके लिए मुनफरिद हो, कहीं और का हो, किसी और गोले का हो, किसी और सैयारे का हो। एनिमी, दुश्मन, तो कहीं और से आया हुआ दुश्मन, बॉर्डर पार दुश्मन, समंदर पार दुश्मन। तो एलियन एनिमी बेसिकली आपके वो कंट्रीज जिनके साथ आपके मुल्क की जंग चल रही हो। तो अगर हमारा मुल्क किसी मुल्क के साथ हालत जंग में है तो उस मुल्क के जो लोग हैं, उस मुल्क के जो शहरी हैं, वो आपके लिए एलियन एनिमी बन जाएंगे। उर्दू भी अजीब ज़बान है। मुल्क के मुल्की होने चाहिए, शहर के शहरी होने चाहिए, लेकिन मुल्क के शहरी होते हैं। तो उस मुल्क के शहरी, जैसे वही है कि जो शिप से आता है माल उसे कार्गो कहते हैं, और जो कार से जाता है उसे शिपमेंट कहते हैं। अलग ही माहौल है। तो खैर, मतलब अंग्रेज़ भी ऐसा करते हैं तो उर्दू वालों ने भी ऐसा कर लिया। तो उस मुल्क के जो शहरी हैं, तो अगर पाकिस्तान के किसी मुल्क से जंग चल रही है तो आप उस मुल्क के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर जंग से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तो दौरान जंग या तो वो सस्पेंड हो जाएगा या सिरे से ख़त्म हो जाएगा, ये पार्टीज़ पे डिपेंड करता है। जंग के बाद आप रिज्यूम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लॉ सजेस्ट करता है कि आप ऐसी हरकत ना करें। देन फॉरेन स्विनर्स और एम्बेसडर्स वगैरह, ये जो गैर मुल्की सफारतकार होते हैं, जो गैर मुल्की सफ़ीर जब किसी मुल्क में आते हैं तो उस मुल्क का लॉ उनको बहुत सारी प्रोटेक्शन देता है। तो पाकिस्तान का कानून भी ये है कि अगर हमारे पास किसी मुल्क से सफ़ीर, मैं हर गैर मुल्की की बात नहीं कर रहा, उन सिफारतकारों की बात कर रहा हूँ जो दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिशियल मेहमान होते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान के लॉ ने एग्जेम्प्ट किया है कि पाकिस्तान का कोई इंसान आप पे केस नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान में हम बाहर से आए हुए सफ़ीरों पे बहैसियत बाशिंदा एक आम पाकिस्तानी केस नहीं कर सकता। उन पे गवर्नमेंट उनके साथ केस करना चाहे कुछ और हो, वो एक अलग चक्कर है। वो खुद अदालत में अपने आप को ले जाना चाहे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान का कोई शहरी किसी गैर मुल्की सफ़ीर पे केस नहीं कर सकता। तो लॉ ने कहा है कि उन लोगों को इम्यूनिटी है, तो दिस इज़ गुड कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में मत इन्वॉल्व हों, और अगर इन्वॉल्व हों तो ये जहन में रखें कि आप उन पर केस नहीं कर सकेंगे। टोटल उनकी मर्जी है वो केस में आना चाहें या ना आना चाहें। तो इसलिए लॉ ने कह दिया खबरदार आप इनके साथ ना करो कॉन्ट्रैक्ट, ना एलियन एनिमी के साथ करो, ना फॉरेन सफ़ीर के साथ। फिर कन्विक्ट्स के साथ ना करें। अगेन मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क होता है। यहाँ कन्विक्ट का मतलब है मुजरिम, ऐसा मुजरिम जो सज़ा काट रहा हो, जो जेल में हो, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें। हाँ, अगर वो जमानत पे बाहर आया हुआ है या कैद काट के ख़त्म करके वापस आ गया तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वो मुजरिम जो इस वक्त सज़ा काट रहा है, जो जेल में है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कन्विक्ट जो कि इम्प्रिजनमेंट में है, लेकिन अगर वो पैरोल पे है, अगर जमानत पे या इस तरह की किसी उसमें बाहर आया हुआ, बरी हुआ हुआ, फिर आप उसके साथ डील कर सकते हैं। देन इंसॉल्वेंट, हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगर एक शख्स दिवालिया हो जाए, तो याद है अगर दिवालिया हो जाए तो उसके एसेट जितने होते हैं वो बेच बिचा के, और उसके बाद लॉ कह देता है खबरदार अब इस पर कोई केस नहीं करेगा। तो जब हम इंसॉल्वेंट पे केस ही नहीं कर सकते, तो उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो नुकसान किसका है? हमारा। तो लॉ ने कह दिया कि आपने इंसॉल्वेंट के साथ भी एग्रीमेंट नहीं करना। देन कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट कंपनी के मेमोरेंडम के मातहत होना चाहिए। यानी अगर कंपनी एक ऐसा एग्रीमेंट कर रही है जो उनके आर्टिकल्स वगैरह के अगेंस्ट है, तो ऐसा एग्रीमेंट ठीक नहीं होगा। और जब वो कानूनी हैसियत नहीं रखता होगा तो नुकसान उस गरीब का होगा जिसने उस कंपनी के साथ डील किया। कंपनी लॉ का एक रूल है कि सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है वहाँ कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट के अंदर मेमोरेंडम, मेमोरेंडम से नीचे आर्टिकल, आर्टिकल के नीचे एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन आते हैं। तो एग्रीमेंट आर्टिकल्स के अगेंस्ट नहीं हो सकते, आर्टिकल्स मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं हो सकते, मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर किसी कंपनी के आर्टिकल में कोई चीज़ मुमानियत है और आप उस कंपनी के साथ वो डील कर लें, तो वो एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट नहीं है, नुकसान उसी गरीब को होगा जिसने वो एग्रीमेंट किया। तो इसलिए एक कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के मातहत जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके अगेंस्ट जाके अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो दैट इज़ डिस्क्वालीफाइड, उस कंपनी को इजाज़त नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की। ये हो गई हमारी साउंड माइंड की कंसिडरेशन। हम एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं, अब हमें बात समझ आ गई कि ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए, ऑफर के एसेंशियल पूरे हों, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल पूरे हों, कंपिटेंट हों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट है और जो कंसिडरेशन है वो लीगल होनी चाहिए। अब अगली बात कंसिडरेशन, मुआवजा, बदला। कंसिडरेशन वो वजह है, वो मुआवजा है, वो बदला है जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए अगर बी को ऑरेंजेस दे रहा है तो क्यों दे रहा है ए ऑरेंज?
क्योंकि उसको 100 रुपये मिल रहे हैं। बी 100 रुपये क्यों दे रहा है ए को? क्योंकि उसको ऑरेंजेस मिल रहे हैं। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बदले जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। आप एक कॉलेज में जाके फीस जमा कराते हैं इसलिए कि आपको कॉलेज ने क्लासें देनी है, आपके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लासेस लेना कंसिडरेशन है, कॉलेज के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में पैसे कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन का मतलब है वो वजह जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दो बंदे जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों की कोई ना कोई वजह होगी। तो जिस चीज को हासिल करने के लिए आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज कंसिडरेशन होती है। तो कंसिडरेशन को रिटर्न भी कहते हैं, बदला भी कहते हैं, मुआवजा भी कहते हैं। कंसिडरेशन वो वजह है। कॉन्ट्रैक्ट बगैर कंसिडरेशन के नहीं होना चाहिए। हर कॉन्ट्रैक्ट में कोई वजह होनी चाहिए। अगर वजह नहीं होगी तो लोग फिर शक करेंगे कि ये क्या हो गया कि एक बंदे ने दूसरे को मुआवजा दिया और दूसरे ने बिला वजह वो काम कर दिया। कोई ना कोई वजह जरूर होनी चाहिए। ये बात कहते कहते हम अपने ही उसके अगेंस्ट चले गए। अभी थोड़े पहले उन्होंने कहा था कि टीचर्स मुआवजा नहीं लेते क्लासेस का। तो अगर ये हमसे क्लासेस पढ़वा रहे हैं तो हमारे साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो तो बड़ा अजीब सा हो गया। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमारा एग्रीमेंट होता है। बस एक वादा होता है, उस वादे पे उठ के आ जाते हैं। और दूसरा ये, अगर हम यहाँ क्लासेस देते हैं तो ये हमें इज्जत देते हैं। इज्जत अपने अंदर एक बड़ी अनमोल चीज़ है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए और हम इज्जत को एक वैल्यू तो देते ही हैं। तो कंसिडरेशन, वजह, मुआवजा, बदला वो ज़रूरी है। अब कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन की एक अजीबोगरीब सी डेफिनेशन है। इससे पहले कि हम डेफिनेशन में आए, पहले मैं एसेंशियल्स पढ़ूं, फिर जब हम डेफिनेशन पे वापस आएंगे तो गेम समझ आ चुकी होगी हमें। कंसिडरेशन के एसेंशियल, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए। उसके कहने पे ए ने बी को कहा था, हाँ भाई मैं आपको 1 kg ऑरेंजेस देने के लिए तैयार हूं अगर आप मुझे 100 रुपए दें। यानी ऑफर ने तकाजा किया है कि मुझे ये कंसिडरेशन मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार हूं। तो कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए, बिला वजह नहीं होनी चाहिए, वॉलंटरी नहीं होनी चाहिए, इसका तकाजा किया गया हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, जो ऑफर कर रहा है, वो बताएगा कि उसको क्या कंसिडरेशन चाहिए। तो कंसिडरेशन उसकी फरमाइश पे होनी चाहिए। कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि आपको मेन पार्टी की तरफ से मिले और कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि आप मेन पार्टी को ही दें। मैं नॉर्मली इसमें एग्जांपल देता हूं, कॉलेज, टीचर और स्टूडेंट। स्टूडेंट और कॉलेज ने आपस में एक एग्रीमेंट किया। बच्चे ने कॉलेज को पैसे दिए और कॉलेज ने कहा हम आपको पढ़ाएंगे। क्या मिस्टर कॉलेज नामी इंसान ने बच्चों को पढ़ाया? नहीं, पढ़ाया तो आतिफ आब्दी नामी इंसान ने। क्या आतिफ आब्दी ने बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट किया था? बच्चे और कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट है। बच्चा कॉलेज को कंसिडरेशन दे रहा है और बच्चे को कंसिडरेशन कॉलेज नहीं, एक थर्ड पर्सन दे रहा है। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि आपको अपनी दूसरी पार्टी से मिले, कहीं से भी आ सकती है। और इसी तरह से आतिफ आब्दी और कॉलेज के एग्रीमेंट में देखें, कॉलेज ने पैसे दिए आतिफ आब्दी साहब को और आतिफ आब्दी साहब ने कॉलेज को सामने बिठा के पढ़ाया, बच्चे को पढ़ाया। तो कॉलेज ने मुझे कंसिडरेशन दी लेकिन मैंने पलट के उनको कंसिडरेशन नहीं दी, किसी और को दे दी। तो कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। जरूरी नहीं जो दो पार्टीज हैं बीच में वही एक दूसरे को कंसिडरेशन दे। दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं और उसमें कंसिडरेशन किसी एक की तरफ से दूसरे को आ सकती है। जरूरी नहीं कि दूसरी की तरफ से भी पहले को आए, किसी थर्ड पर्सन से भी आ सकती है और किसी थर्ड पर्सन को जा भी सकती है। अगर आप ये दोनों एग्रीमेंट समझ रहे हैं तो एट एनी गिवन टाइम मेरा और बच्चे का कोई एग्रीमेंट नहीं है, दो एग्रीमेंट है, मेरा कॉलेज से और कॉलेज का बच्चे से। तो कॉलेज बच्चे से पैसे लेके बच्चे को कंसिडरेशन डायरेक्टली नहीं दे रहा, थर्ड पर्सन से दिला रहा है। मेरा और कॉलेज का जो अरेंजमेंट है उसमें भी एक थर्ड पर्सन को कंसिडरेशन जा रही है। तो ऐसा होता है कि कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है। तो ये जुमला थोड़ा टेक्निकल है, मूव स्लैश फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। तो प्रोमिजी या किसी भी पर्सन की तरफ से आ भी सकती है और किसी भी तरफ जा भी सकती है। इन रिटर्न कंसिडरेशन में बी फ्रॉम प्रोमिजी हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन, इवन स्ट्रेंजर भी। बच्चों के लिए तो मैं स्ट्रेंजर हूं, उन्होंने मुझे थोड़ी पैसे दिए, कॉलेज को पैसे दिए। देन कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टेंस में हो सकती है। आपने कॉलेज को पैसे दे दिए कि जी महीने बाद क्लासेस शुरू हो रही हैं, मैं आपसे पढ़ूंगा। अब जब आप महीने बाद क्लासेस पढ़े होंगे, कोई पूछेगा हाँ भाई क्लासेस क्यों पढ़ रहे हो, तो आप कहेंगे पैसे देते ने। मतलब लाहौरी ज़बान में, बिजनेस ज़बान में पैसे देते ने। तो आपने वो जो महीने पहले पैसे देते सी, जो पैसे दिए थे, वो पास्ट कंसिडरेशन थी। पढ़ आप आज रहे हैं,
कॉलेज वालों से पूछें कि जी आपको आज पैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं? उन्होंने कहा हम फ्यूचर में पढ़ाएंगे। कॉलेज वालों ने आपको फ्यूचर में पढ़ाना है, आपको कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलेगी, और कॉलेज ने आपसे पास्ट में कंसिडरेशन ले लिया है। तो ऐसा भी होता है कि कंसिडरेशन पास्ट में भी आ सकती है, कंसिडरेशन फ्यूचर में भी आ सकती है। इस एग्रीमेंट में एक तरफ पास्ट हो गया और एक तरफ फ्यूचर। कंसिडरेशन साइमल्टेनियस भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है। आप दुकान पे गए, आपने कहा ये 200 रुपये पकड़े और मुझे चीनी दे दें, तो इस हाथ से आपने कंसिडरेशन दी, उस हाथ से चीनी ले ली, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। देन कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, कंसिडरेशन जीरो नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन की कोई वर्थ होनी चाहिए। यानी अगर ए ने बी को कहा है कि मैं आपको ऑरेंजेस दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे ही ना ले, चाहे 10 रुपए ले ले, कोई मसला नहीं, कम हो जाए चलेगा, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए, जीरो पे नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन की कोई ना कोई वर्थ होनी चाहिए। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दो तो मैं तुम्हें चांद सितारे तोड़कर ला दूंगा, तो ये रियल कंसिडरेशन नहीं है, ई रॉन्ग नंबर है। तो वो चांद सितारे उसने नहीं तोड़ के ला के देने, वो आपसे पैसे लेके भाग जाएगा। तो कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, एक टेंजेबल, एक ऐसी चीज हो जो वाकई ही कॉन्ट्रैक्टेबल हो। समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसिडरेशन वो होनी चाहिए जो ऑलरेडी वो बाउंड ना हो। एक बंदे के घर आग लगी, उसने बुलाया जी फायर ब्रिगेड वालों को, फायर ब्रिगेड वाले जल्दी से आए, आग बुझाई, और आग बुझाने के बाद उस बंदे के पास जाके कहा पैसे, तो वो क्या कहेगा? केड़े पैसे? भाई मैंने कॉल की फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड ने आके आग बुझाई, तुम्हें फायर ब्रिगेड की कंपनी पैसे देती है, तुम्हें गवर्नमेंट आग बुझाने के पैसे देती है, तो तुमने वो किया जो तुम्हारी ड्यूटी थी, तो ये तो कंसिडरेशन है ही नहीं। उसने जो आग बुझाई आप पे आसान थोड़ी किया कि वो उसके पैसे मांग रहा है, उसने तो अपनी ड्यूटी अदा की है। तो अगर वो एक चीज का लीगली बाउंड है ऑलरेडी, तो अब उसके पैसे नहीं बनते। हाँ फर्ज करें उसने आग बुझाई और थोड़ी बाद आपको ख्याल आया, आपने कहा यार वो फर्स्ट फ्लोर पे ना मेरा आईफोन रखा हुआ है, उसने कहा जी इस वक्त खतरे से खाली नहीं होगा वहाँ जाना। मैं कहा यार भाई नहीं, थोड़ा सा कोशिश करो यार वो ला दो। उसने कहा मेरी ड्यूटी नहीं है। उसने कहा यार ड्यूटी नहीं है, हम बात कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तुम आ जाओ, ला दो। अब अगर वो मोबाइल ला दे तो इसके वो पैसे मांग सकता है, क्योंकि अब ये उसने उसकी ड्यूटी से हटके किया। उसकी ड्यूटी में लोगों के मोबाइल बचाना नहीं था, घर की आग बुझाना था। तो अगर एक शख्स ऑलरेडी बाउंड है, फॉर एग्जाम्पल आई के आपने मुझे कहा आपने आके यहाँ पे क्लासें पढ़ानी है, क्लासें में पढ़ाऊँ और उसके बाद बाहर बच्चे जा रहे हो, मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाऊँ, मैं कहूँ हाँ जी पैसे, ठीक है, वो एक पर्ची लेके हम बैठे हुए हैं बाहर, क्या भाई जाते जाते हमें पैसे देते जाओ, तो आप कहेंगे सर आई कैप ने आपसे बात की थी, आई कैप ने अरेंजमेंट किया था, आपका फर्ज था कि आप पढ़ाएं, तो हमने तो नहीं आपसे कहा था कि आप पढ़ाएं। तो अगर आपने मुझे ना कहा हो और मेरी ऑलरेडी ड्यूटी में है पढ़ाना, तो मैं उस चीज़ की कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। तो कंसिडरेशन समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अगर वो ऑलरेडी बाउंड टू डू है तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं है, वो उसका फर्ज है, वो उसने कोई एहसान नहीं किया, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बदले दूसरे बंदे को भी कोई कंसिडरेशन देनी है। तो अगर फायर ब्रिगेड वाले ने आग बुझाई तो पलट के घर वाला उसे खुद से शौक से कुछ इनाम देना चाहे उसकी मर्जी, लीगली बाउंड नहीं है वो उसको कुछ पैसे देने के लिए। देन कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन के ऊपर हमने काफ़ी लंबी चौड़ी भी बात की ही है कि पार्टली लॉफुल हो तो क्या होगा, फुल लॉफुल हो तो क्या होगा। तो लॉफुल हो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ना हो, ये वाली बात अब हमें समझ आती है। अब ज़रा पलट के देखते हैं कंसिडरेशन है क्या। कंसिडरेशन क्या है? कोई काम करना या किसी के कहने पे किसी काम से बाज रहना। कई दफ़ा काम ना करने के पैसे मिलते हैं, सुना है कभी किसी को काम ना करने के पैसे मिले? गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट में काम ना करने के पैसे मिलते हैं जी। कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें काम ना करने के पैसे मिलते हो? किसी का बिजनेस लेना, किसी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में पाबंद करना, और कोई किसी एम्प्लॉय को रोक देना। किसी एम्प्लॉय से कहते हैं कि ठीक है तुम्हें ज़्यादा सैलरी देंगे, तुमने किसी और के पास जाके ये वाला काम नहीं करना, तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे, तुमने किसी और को सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी। तो कभी कभी काम ना करने के पैसे मिलते हैं, बल्कि एक आध बड़ा मज़ेदार काम होता है। फ़र्ज़ करें एक टीचर जो है वो कॉलेज से कहता है जी मैं रिटायर होना चाहता हूँ, बस बहुत थक गया, अब जो है ना मैंने रेस्ट पे जाना है।
कॉलेज को भी समझ आ जाती है कि कोई और दूसरा कॉलेज है जो है ना ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो ये रेस्ट पे ऐसे कहाँ जाते हैं, टीचर्स बास कहाँ आते हैं। तो वो कहेंगे नहीं बाकी रेस्ट पे जाएंगे, हाँ अच्छा चलें काम करते हैं, हम आपको इतने पैसे देते हैं, इस दौरान आपने कहीं और नहीं पढ़ाना। चेक करें, मतलब पैसे देते हैं ना पढ़ाने के। आपने अक्सर देखा होगा मूवमेंट जब भी होती है तो 5-6 महीने का गैप आता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो बेसिकली कभी कभी ना पढ़ाने के भी पैसे मिल सकते हैं, काम ना करने के भी पैसे मिल सकते हैं। टीचिंग के अलावा कुछ भी मतलब और काम भी कर सकते हैं। और अगेन टीचिंग में भी मैंने मजाक किया मैं ठीक है, वो भाई बाकी सीरियस हो गए, उन्होंने कहा शायद जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल चल रहा है। ऐसा नहीं है, टीचर बहुत शरीफ लोग होते हैं ज़्यादातर जी। तो काम करने या काम ना करने के। अब ज़रा डेफिनेशन देखते हैं। कंसिडरेशन, अब हमारे सारे एसेंशियल्स खूबसूरत मोतियों की तरह पिरो दिए गए इस अरेंजमेंट में। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की ख्वाहिश पे, ये हमने पढ़ा था। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, वो जो हमने कहा था ना कहीं से भी आ सकती है। हु हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जिसने कुछ किया था या कुछ करने से बाज रहा था, पास्ट। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जब कोई बंदा एक काम करता है या बाज रहता है, या करेगा या बाज रहेगा, या किया था या बाज रहा था, तो उसके बदले जो दूसरी तरफ से आपको मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। तो बेसिकली उन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी। तो ऐसे में मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्रैम करेंगे तो आप अल्फाज ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे। तो डेफिनेशंस को एहतियातन क्रैम कर लिया करें, क्योंकि उसको अपने अल्फाज में लिखते हुए आप गड़बड़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नीचे वही बता रहे हैं कि जब कोई काम करे तो समथिंग इन रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न कंसिडरेशन है। वो एक भी हो सकता है, एब्सटेंस भी हो सकता है, एक वादे के बदले एक डिफरेंट वादा भी हो सकता है। अब हमने बात की कि कंसिडरेशन होनी चाहिए लाजमी, हर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ज़रूरी है। कुछ एग्रीमेंट बगैर कंसिडरेशन के हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन, गिफ्ट। अगर एक बंदे ने दूसरे को गिफ्ट दिया और दूसरे ने शुक्रिया कह के रख लिया, गिफ्ट कंप्लीट हुआ, ये अरेंजमेंट बगैर कंसिडरेशन के हो सकता है, कोई मसला नहीं। गिफ्ट देने का वादा नहीं कह रहा, गिफ्ट दे दिया। अगर एक बंदा दूसरे से वादा करे मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा और बाद में गिफ्ट ना दे, तो उस पर कोई लीगल क्लेम नहीं, क्योंकि अदालत कहेगी भाई वो गिफ्ट दे रहा था, तुम क्या दे रहे थे उसे? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं दे रहा था। उसने कहा फिर ये कौन सा वादा हुआ? एग्रीमेंट तो वो होगा जिसमें कंसिडरेशन हो दोनों तरफ से। लेकिन अगर किसी एक ने दूसरे को गिफ्ट दे दिया, ट्रेवल कर गया दूसरे की तरफ, तो बाद में पलट के 3 महीने बाद वो ये नहीं कहेगा कि जी उसके पास मेरा दिया हुआ तोहफा है, ये वापस दिलवाया जाए। तो जो गिफ्ट गया वो गया, समझ रहे ना आप? समझ रहे? जो गिफ्ट गया वो गया। तो कंप्लीटेड गिफ्ट जो है वो बगैर कंसिडरेशन के चल जाते हैं। एक तरफ की पार्टी की कोई कंसिडरेशन नहीं, दूसरे ने गिफ्ट दे दिया, बस ठीक है, ओके डन। हम एक स्टेप आगे जाते हैं। कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हम पढ़ रहे हैं। उन एक्सेप्शन में से फॉर एग्जांपल, एक अब्बू जी ने बच्चे से वादा किया कि बेटा मैं आपको बाइक दिलाऊंगा। बच्चा बड़ा खुश हो गया कि अब्बू जी ने वादा किया बाइक दिलाएंगे। कुछ अरसे बाद अब्बू जी ने बाइक नहीं दिलाई। बच्चे ने अब्बू जी से कहा जी आपने जब मेरे पे प्यार आया तो आपने वादा किया कि मैं बाइक दिलाऊंगा। उन्होंने कहा उस दिन प्यार आ रहा था, आज गुस्सा आ रहा है, अब नहीं दिलाऊंगा बाइक। बच्चा पहुंच गया अदालत में। अदालत जाके उसने कहा जी मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे अब्बा जी ने मोहब्बत में आके मुझे कहा कि मैं तुम्हें बाइक गिफ्ट करूंगा और अब अब्बा जी मुकर गए हैं। अदालत ने कहा जी प्यार मोहब्बत को हम नहीं मानते, लिखा हुआ है तुम्हारे पास? अगर लिखा हुआ दिखा दो, साइन हुआ दिखा दो, रजिस्टर्ड दिखा दो, हम तुम्हारे अब्बू को पाबंद करेंगे कि वो तुम्हें बाइक दें। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लॉ वो कहता है कि अगर रियल लव, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में एक बंदा दूसरे से कोई गिफ्ट देने का वादा कर ले, तो ये वन साइडेड कंसिडरेशन वैलिड हो सकती है अगर एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग हो, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ हो और नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। कोई दोस्त दूसरे दोस्त से वादा कर ले, इसमें नेचुरल लव नहीं होता, कुदरती लव, ये जो नेचुरल रिश्तों में होता है।
उन पार्टीज के दरमियान हो जो एक करीबी ताल्लुक में हो एक दूसरे से। तो जब दो पार्टीज एक दूसरे से करीबी ताल्लुक में और एक ने दूसरे से वादा किया और दूसरा क्या है लिख के दे दो और जाके रजिस्टर भी कराए। अब अंग्रेज़ों में मतलब ऐसी बदतमीजी हो सकती है कि अब्बा जी कहें मैं गिफ्ट दूंगा, बाइक आप कहें अच्छा 1 मिनट में ज़रा स्टाम्प पेपर लेके आता हूँ, ज़रा लिख के दे दें और मेरे साथ कचहरी चलें, ज़रा इसको रजिस्टर करा के आते हैं। आपका क्या पता। तो अंग्रेज इस तरह की बदतमीजी सोच सकते हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने हमें ये एग्जांपल दी। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन एक एक्सेप्शन है कि अगर एक पार्टी की तरफ से दूसरे को गिफ्ट देने का वादा हो और लिखा हुआ हो और रजिस्टर हो तो फिर ये वन साइडेड कंसिडरेशन वैलिड है। देन प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। किसी टाइम पे आपके एक दोस्त ने, आपका हॉस्टल फेलो था, बीकॉम कर रहा था, आप सीए कर रहे थे, तो जो बीकॉम कर रहे होते हैं उनको घर वाले ज़रा ज़्यादा पैसे देते हैं क्योंकि उन्होंने कमर से पढ़ना होता है। जो सीए करने वाला हॉस्टल में आता है वो अगले 15-16 साल हॉस्टल में रहता है, तो घर वाले पैसे भी ज़रा खींच के देते हैं कि भाई इसको तो पर मंथ इतने सारे पैसे देने होंगे। तो वो गरीब स्टूडेंट सीए वाला, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो बीकॉम वाले उसके दोस्त ने मदद की। उसने कहा जा यार कोई बात नहीं, तू मेरा गरीब दोस्त है, मैं तेरी मदद करता हूँ। ठीक है, आपकी मदद हो गई 15 साल पहले। 15 साल बाद आप ज़िंदगी में किसी अच्छे मुकाम पे बैठे हुए थे, एक दिन आपकी मुलाकात अपने उस दोस्त से हुई तो आपको पता लगा वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है क्योंकि वो बीकॉम करते करते और याशियों में पड़ गया। आप अच्छे बच्चे थे, आपने टाइम से पढ़ा और 14-15 साल में सीए क्वालिफाई कर लिया। मतलब नॉर्मल टाइम, रीज़नेबल, ठीक है। तो उसके बाद मतलब 14-15 साल बाद आप एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच गए, चलो यूँ कह लेते हैं, सीए क्वालिफाई चलें बेशक किया या नहीं, मतलब चलें, या पहले कर लिया और अब आप जो है ना व्हाटसोएवर, मतलब आप इसमें अपनी पसंद से जो मर्जी चूरन ऐड करना चाहें। अब जनाब आपको वो अपना दोस्त नज़र आया तो आपने उसको देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा दोस्त तूने बचपन में मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं। आपने कहा नहीं अब नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जोश खिताबत में थे आप, लस्सी पी रखी होगी। उसके बाद 4 दिन बाद वो दोस्त आपके पास आया, यार वो तुमने कोई वादा किया था। आपने कहा यार उस दिन मैं एक इंडियन मूवी देख बैठा था, ज़्यादा इमोशनल हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं तुम्हें 4 लाख किस बात का दूँ, तुमने क्या कंसिडरेशन दी है मुझे। अगर वो कहे पास्ट कंसिडरेशन तो आप कहेंगे कि वो तो मेरी डिज़ायर पे थी ही नहीं, या उस वक्त तुमने तो डिज़ायर की नहीं थी 4 लाख रुपए की। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई वॉलंटरी सर्विस थी पास्ट में बट आज आपने उसको एक्नॉलेज करके वादा कर लिया है कि मैं उसको पे करूंगा, तो अब ये वादा जेन्युइन वादा है और ये अब आपको पे करना पड़ेगा चाहे दूसरी तरफ से आपको कंसिडरेशन नहीं आ रही। सच प्रॉमिस मेड इज वैलिड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट, कि मैं तुम्हारी तलाफी अदा करूंगा, तुमने उस वक्त मेरे ऊपर बड़े एहसान किए थे, एंड द पर्सन हु इज टू बी कंपनसेटेड हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरी। उसने कभी पीछे बहुत अच्छा अपनी मर्जी से, पैसों के लिए नहीं, कुछ वॉलंटरी किया था या कुछ ऐसा किया था जो उसकी ड्यूटी थी और उसने पैसों के लिए नहीं किया था, लेकिन आज आपको उस पर प्यार आ गया और आपने कह दिया ठीक है मैं तुम्हें उस पुरानी चीज़ को कंपनसेट करूंगा। तो वाजिब नहीं था, लेकिन जब आपने उसको झंझोड़ के याद दिलाया कि तुमने एहसान किया था, मैंने भी वापस करना है, अब भुगतना आपको पड़ेगा, अब आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। डन। देन टाइम बार डेट, हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में वन साइडेड कंसिडरेशन वैलिड होती है। टाइम बार डेट, एक खास वक्त गुजरने के बाद लिमिटेशन का लॉ आ जाता है। लिमिटेशन का लॉ है जो बताता है कि कौन कौन सी चीज़ की कितनी लिमिट है। जैसे हम कहते हैं सजाए मौत, सजाए मौत भी सजाए मौत नहीं, ताउम्र कैद। तो ताउम्र कैद का मतलब पूरी ज़िंदगी की कैद नहीं होता। लिमिटेशन लॉ कहता है कि इसमें इतने साल, और उसको दिन और रात में काउंट करके मजीद आधा कर लेते हैं। तो जब भी एक अनलिमिटेड का वर्ड बोला जाता है तो उस अनलिमिटेड की एक लिमिट होती है, वो लिमिट लिमिटेशन का लॉ बताता है। तो लिमिटेशन के लॉ ने ये बताया कि अगर कोई डेट ड्यू हुए 3 साल हो गए हैं और उसका तकाजा ना किया जाए तो बाय लॉ ख़त्म हो जाता है। जालिम लॉ, अगर ड्यू होने के 3 साल, मैं ये नहीं कह रहा 3 साल की मुद्दत का लोन हो, जिस दिन ड्यू हुआ अगर 3 साल गुजर गए और उसका तकाजा नहीं किया गया, वो टाइम बार्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टाइम की वजह से एक्सपायर हो जाएगा। चेक्स के केस में ये 6 महीने की कहानी है। चेक जिस दिन का बना हुआ है अगर 6 महीने तक उसको प्रेजेंट ना किया जाए तो वो चेक टाइम बार्ड हो जाता है।
तो हुआ ये कि ए ने बी को 1 kg ऑरेंजेस दिए, बी ने ए को 100 रुपए का चेक दिया। 100 रुपए का चेक सोचें, ए बड़ा एक्साइटेड हुआ, उसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा चेक मिला, उसने जनाब अपने घर पे दीवार पे चेक लगा दिया और जनाब हर आने जाने वाले को दिखाता था, देखो मुझे चेक मिला है, मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर गया है कि मुझे चेक्स में पेमेंट आ रही है। 1 जनवरी की बात है, सितंबर की डेट पे उसने जाके सोचा चलो एक काम करता हूँ, ये चेक उठाता हूँ और जमा करा देता हूँ। जब वो बैंक पहुंचा तो बैंक ने कहा भाईजान किधर, 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है ये। ए रोता हुआ पहुंचा बी के पास, सर जी दोबारा साइन कर देते हैं। अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट फॉत हो चुका है, ए ने बी को 1 kg ऑरेंजेस सप्लाई कर दिए हैं, बी वो 1 kg ऑरेंजेस खा चुका हुआ है और वो चेक जो उसने दिया था वो चेक भी एक्सपायर हो गया। अब बी की कोई जिम्मेदारी नहीं है पैसे देना। अब अगर बी अच्छाई में मान जाए और साइन करके कह दे कि हाँ ठीक है मैं पे कर देता हूँ, तो ये 1 साइडेड कंसिडरेशन है जिसमें ए ने बी को कुछ नहीं दिया है। आज पिछला कॉन्ट्रैक्ट तो फॉत हो गया और बी ने ए को चेक दोबारा से बना के दिया या दोबारा से एक्नॉलेजमेंट किया कि हाँ भाई मैं पैसे दूंगा, तो ऐसी चीज अलाउड है। यानी अगर हम डिस्कशन देखें, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इज एनफोर्सेबल इफ मेड इन राइटिंग, साइन बाय द डेटर और एजेंट, वो जिसने पैसे देने थे, बी ने पैसे देने थे, उसी ने साइन किया, एंड इट रिलेट्स टू डेट विच कुड नॉट बी एनफोर्स्ड बाय क्रेडिटर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लॉ ऑफ लिमिटेशन की वजह से खत्म हो गया था और अब दोबारा से ओरिजिनल बंदे ने साइन किया है, तो 1 साइडेड कंसिडरेशन पे भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये हम सारी एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का 1 साइडेड वैलिड होता है। डन डिस्कशन। जब हम एसेंशियल्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑफर होनी चाहिए जेन्युइन, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पार्टीज इस पोजीशन में होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सके। तभी हम एक बात कहते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है उसका मकसद और उसके अंदर जो मुआवजा है, जो कंसिडरेशन है, वो लीगल होनी चाहिए। और ऐसे में वो एग्रीमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो मुनासिब नहीं है। एक लिस्ट बताई है लॉ ने पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, तो एक एक करके हम बात करते हैं कि यहाँ लीगैलिटी से क्या मुराद है। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल कब होती हैं? इसका जवाब ये है कि जब वो इलीगल नहीं होती तब वो लीगल होती हैं। अब सवाल ये है कि जब वो इलीगल कब होती हैं? वो तब होती हैं जब इन 5 में से कोई भी एक काम हो। नंबर 1 फॉरबिडन बाय लॉ, समझ आती है। नंबर 2 is of such a nature that if permitted would defeat the provisions of any law। एक ऐसी चीज जिसकी अगर इजाजत दे दी गई तो हो सकता है कोई कानून टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कह दिया लाहौर में पतंग बेचना मना है, क्योंकि लाहौर में पतंग उड़ाना मना है, बट किसी और शहर में पतंग उड़ाना तो मना नहीं है। तो अगर दुकानदार गवर्नमेंट से ये कहें कि आप एक काम कर दें, कानून पास कर दें कि लाहौर के शहरियों को पतंग बेचना मना है, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लाहौर से बाहर के जो हमारे पास लोग आएंगे हम उनको पतंग बेचेंगे। तो आपको पता है लोग तो इतने शरीफ हैं कि वाकई लाहौर के बाहर के लोग आके पतंगे खरीदा करेंगे उनसे। जब आपको मुझे इस कमरे में बैठे बैठे ये पता है कि जैसे ही इजाज़त मिली सबसे पहले लाहौरिये जाएंगे पतंग खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट ने तो गलत कर दिया। तो लाहौर से बाहर पतंग बेचना मना नहीं था, लेकिन अगर लाहौर के किसी दुकानदार को लाहौर से बाहर पतंग बेचने की इजाज़त मिल गई तो गुमान ये है कि कानून टूट जाएगा। तो लाहौर के अलावा किसी को पतंग बेचना मना नहीं है, लेकिन वो भी लीगल हो जाएगा अगर उसमें ऐसा गुमान होगा कि, तो इफ इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड, अगर इसकी इजाज़त दे दी, वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर इस चीज़ की इजाज़त दे दी तो किसी लॉ को तोड़ा, कोई लॉ टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5000 किलोमीटर चले हुए इंजन की सेलो फरोख्त, खरीदो फरोख्त, क्यों? इसमें क्या मसला है? 5000 किलोमीटर चला हुआ इंजन अगर उसके बेचने का गवर्नमेंट कह देती है कि अलाउड है, तो उसमें मसला क्या है? जो गाड़ी 5000 किलोमीटर चलाता है वो बेचता थोड़ी है। गाड़ी बिकेगी तो उसके स्पेयर वगैरह मार्केट में आएंगे। यूज गाड़ियों के स्पेयर आते हैं। 5000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई तो तकरीबन नहीं होती है। तो अगर 5000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का इंजन मार्केट में फरोख्त करने की इजाज़त दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप चोरी को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग नई गाड़ियों को चोरी करें और उसका इंजन निकाल के मार्केट में बेचें।
तो दिखने में तो बड़ा साफ सा मामला लग रहा था कि गाड़ी का इंजन खरीदो फरोख्त 5,000 किलोमीटर, लेकिन 5,000 किलोमीटर चले हुए इंजन की खरीदो फरोख्त ऐसी सेंसिटिव चीज है कि इफ अलाउड तो इसकी वजह से जुर्म हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट समझ आ रहा है? पहला तो था कानूनी तौर पे मना, फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर इजाजत दे दी तो कोई कानून टूट जाएगा। तो इसलिए 5,000 किलोमीटर चले हुए इंजन की खरीदो फरोख्त को मना करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। तीसरा इज फ्रॉडुलेंट, अगर फ्रॉडुलेंट है तो वो मना है, वो भी हम कहेंगे कि वो इलीगल है। अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका मकसद ही किसी के साथ धोखा करना है तो हम उसको इलीगल की डेफिनेशन में लेके आएंगे। चौथा, इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर, एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के जान माल का नुकसान हो रहा है, वो गलत है। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, सी का घर तोड़ दो जाके, तो ये अच्छा एग्रीमेंट नहीं है, गलत एग्रीमेंट है, लॉ इसको नहीं मानेगा। और पांचवा, अगर कोर्ट कह दे कि ये गैर अखलाकी है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अवामुन नास के वसीतर मफाद के बरखिलाफ है, अगर ऐसा कह देंगे, अगर ऐसी चीज़ होगी तो वो मना हो जाएगी। अब वो क्या चीज़ होती है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। फॉरबिडन बाय लॉ हमें समझ आ गया, गैर कानूनी। दूसरा, गैर कानूनी नहीं था लेकिन इजाज़त दे दें तो गैर कानूनी हरकत हो जाएगी, वो भी मना हो गया। फ्रॉडुलेंट मना हो गया, किसी को तकलीफ चोट पहुंचने का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मना हो गया। और पांचवी चीज़ जिसको अदालत कह दे कि हाँ भाई ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, ये मुनासिब नहीं है, तो वो फारिग हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पूरा अनलॉफुल नहीं होता, थोड़ा सा लॉफुल होता है, थोड़ा सा अनलॉफुल होता है। तो हमारा सवाल ये होगा कि क्या इलीगल पार्ट और लीगल पार्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सिर्फ लीगल वाला पोर्शन एप्लीकेबल है, इलीगल वाला एप्लीकेबल नहीं है। ए ने बी से कहा कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें 1 kg मैंगो बेचूंगा, सॉरी मैंगो कहां से आ गए, ऑरेंजेस बेचूंगा 100 रुपए के, एंड उसके बाद मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा और तुमने सी को कत्ल करना है। पहला पोर्शन है कि मैं तुम्हें ऑरेंज बेचूंगा और तुम मुझे 100 रुपए दोगे, और दूसरा पोर्शन क्या है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुमने कत्ल करना है। तो पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन दो सेपरेट है। तो इसका मतलब है ऑरेंजेस बेचने वाला अरेंजमेंट ठीक है और कत्ल करने वाला अरेंजमेंट ठीक नहीं है। मुआहदे को घुमाते हैं। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूं, मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूं, तुमने मुझे ऑरेंजेस देने हैं, और वो ऑरेंजेस उस टाइम पे देने हैं जब तुम मेरी आंखों के सामने कत्ल कर रहे होगे सी का, क्योंकि मैं उसकी लाश पे पाँव रख के ऑरेंजेस खाना चाहता हूँ। वाह, मतलब सफाकी का लेवल चेक करें। तो इसमें से अब ऑरेंजेस को कत्ल में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मखलूत हो गए हैं आपस में ना, ये सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो ये पूरा एग्रीमेंट गलत है। तो अगर कुछ चीज़ ठीक हो और कुछ गलत हो तो हमें देखेंगे कि क्या वो अलग हो सकते हैं। अगर वो इजीली अलग हो सकते हैं तो सही वाला ठीक है, गलत वाला गलत है। फिर इसमें कई दफ़ा क्या होता है, लीगल थिंग्स और इलीगल थिंग्स, दो एग्रीमेंट होते हैं, पहले एक लीगल काम होगा फिर इलीगल काम होगा, या पहले इलीगल काम होगा बाद में लीगल काम होगा। तो अगर दो प्रॉमिस हो जिनमें से एक लीगल और एक इलीगल है तो हम देखेंगे पहला वाला कौन सा है, पहला वाला लीगल है या इलीगल। अगर पहला लीगल है और दूसरा इलीगल तो लीगल वाला वैलिड रहेगा, इलीगल वाला नहीं करेंगे। और अगर पहला ही इलीगल है और दूसरा लीगल है, दोनों फारिग हो जाएंगे। यानी अगर ए ने बी से कहा कि मैं पहले तुम्हें ऑरेंजेस दूंगा फिर उसके बाद तुम कत्ल करोगे, तो ऑरेंजेस दूंगा वैलिड रहेगा और बाद में कत्ल करोगे वैलिड नहीं होगा। और अगर ये एग्रीमेंट ये होता है कि तुम पहले कत्ल करोगे, जब तुम कत्ल कर चुकोगे तो मैं तुम्हें ऑरेंजेस दूंगा, तो अब ऑरेंजेस भी नहीं मिलने। तो ये जहन में रखना है कि पहला वाला गलत है, ये दूसरा गलत है। मैं इसको समझाने के लिए कहता हूँ, फर्ज करें एक 2 मंजिला इमारत है, उसका एक फ्लोर, पहला फ्लोर सही बना है और दूसरा फ्लोर ख़राब बना है, तो गवर्नमेंट कहेगी दूसरा फ्लोर गिरा दो, पहला फ्लोर महफूज रहेगा और दूसरा फ्लोर गिर जाएगा। और अगर पहला फ्लोर गलत होता और दूसरा सही होता और गवर्नमेंट कहती पहला फ्लोर गिरा दो, दूसरा खुद ही गिर जाएगा। तो जिसकी बुनियाद ही गलत है वो ऊपर भी गलत है। तो अगर पहला सेट ऑफ एग्रीमेंट गलत है तो अगला चाहे सही हो वो भी फारिग हो जाएगा, वो है ना, जो भी कोलेट्रल होगा वो भी फारिग। लेकिन अगर पहला ठीक है और दूसरा खराब है तो ठीक वाला चलेगा और खराब वाला फारिग हो जाएगा। इसी तरह से एक और जगह बात लिखी है, लेकिन जहां ज्यादा बेहतर लग रही थी तो मैंने इधर ही कनेक्ट कर ली। अगर अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो कि या मैं तुम्हें ऑरेंजेस सप्लाई करूंगा इतने पैसे लेके, या मैं फलाना का कत्ल करूंगा इतने पैसे लेके, तो एक इलीगल और एक लीगल है, तो या खत्म हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है मैं तुम्हें ऑरेंजेस सप्लाई करूंगा, डन।
तो कभी कभी पार्ट इलीगैलिटी बीच में आती है तो उसको हम कुछ इस तरह से डील करते हैं।